हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ न्याय अकेडमी। मैं हूं सोनाली और आज हम आपके सारे डाउट्स एंड हेजिटेशंस रिमूव करेंगे इस बारे में कि आपको लॉ एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए या नहीं। सो आज का जो हमारा ये वीडियो है ये इसी मुद्दे पर है, व्हाई शुड यू चूज लॉ एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। बट बिफोर बिगिनिंग विद आवर वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल न्याय अकेडमी। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, जो ये हमारे सामने सवाल है कि हमें लॉ को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए या नहीं एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, ये एक गुड जजमेंट कॉल होगा या नहीं, इसको हम दो फेजेस में देखेंगे। सबसे पहला, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन यू मस्ट डेफिनेटली चूज लॉ एज एन ऑप्शनल पेपर। तो आपको डेफिनेटली इसको चूज करना चाहिए, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स आप इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस में देखेंगे जो लॉ से रिलेटेड हैं, वो सारे या नॉट इफ नॉट ऑल, many of them are those which you have already studied in LLB or BLLB course. तो अपने LLB या BLLB में आप उनमें से I would say 60 to 70% सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनके एग्जाम्स दे चुके हैं। सो इट विल हेल्प यू इमेंसली। आपको कुछ नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा as such. Barring a few new laws and different current legal topics, उनको छोड़ के 60 to 70% सिलेबस ऐसा होगा जिससे आप एक्वेंटेड होंगे। सो इसके एडवांटेजेस क्या है? अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट और आप लॉ ऑप्शनल को चूज करते हैं, आपको यूपीएससी में कैसे बेनिफिटेड होगा? यू आर ऑलरेडी एक्वेंटेड विद द सब्जेक्ट्स, आप फेमिलियर हैं सब्जेक्ट से जो सिलेबस में मेंशन्ड है। हो सकता है आपके पास नोट्स भी प्रिपेयर्ड हो पहले से, अगर आपने अपनी लॉ में अच्छे से मेहनत की है ग्रेजुएशन के टाइम। सो दोज नोट्स विल हेल्प यू। आपकी जो एडिशनल एफर्ट है वो यहाँ पे कम हो जाएगा एंड योर ग्राउंड वर्क इज ऑलरेडी लेड अप। तो आपका हाफ वर्क इज ऑलरेडी done if you're a law graduate. So I will say that you must definitely choose law as an optional अगर आपने graduation law में किया है। But निराश मत होइए, अगर आपने लॉ ग्रेजुएट नहीं है और अगर आपने ग्रेजुएशन लॉ के सब्जेक्ट में नहीं किया है, इवन देन इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू चूज लॉ एज एन ऑप्शन। और मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी ऐसे आईएएस ऑफिसर्स का जिनकी बैकग्राउंड लॉ नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने लॉ को एज एन ऑप्शनल पेपर देकर बहुत अच्छा रैंक स्कोर किया है और यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है। सो if you're not a law graduate, then you can still choose law as an optional paper. Why? Because it is a very interesting and easy subject. बहुत interesting है, easy है, logical है and आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। इंटरेस्ट बहुत क्रिएट होगा जिसके कारण आप बोर नहीं होंगे इस सब्जेक्ट से। एंड देखिए, लॉ ऑप्शनल को चूज करने के लिए जरूरी नहीं है कि जिनका लॉ बैकग्राउंड है वही चूज करते हैं। जी नहीं, जिनका नहीं भी लॉ बैकग्राउंड है वो भी इस ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं और इजीली सब्जेक्ट को समझा जा सकता है। एंड दिस इज क्वाइट अ स्कोरिंग ऑप्शनल। ये बहुत ही स्कोरिंग ऑप्शनल है अगर आप राइट टेक्निक्स जानते हैं कि किस तरीके से इस ऑप्शनल को स्टडी करना है एंड इफ यू नो हाउ टू राइट क्वालिटी आंसर्स इन लॉ। सो my advice to you, if you're not a law graduate, even then you can opt for law optional and it will be beneficial for you no matter what. Now, next question that is in front of us is, how does law optional helps in you in your dream career? How does it helps you in your dream career? We're talking about UPSC, which is the dream career of so many lakhs of students and lakhs of aspirants in India. तो कोई ना कोई IAS, IPS, IFS यही जो preferred choices हैं aspirants की, यही रहती हैं। And अगर आप एक IAS officer बनना चाहते हैं, so as an IAS officer you are expected to run the entire administration of a district. आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट हेड बनते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के, एंड इन दैट कैपेसिटी आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी कहलाते हैं। देखिए, जो डीसी होता है, ही इज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और इस कैपेसिटी में ही इज नोन एज द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आल्सो ऑफ रेंट कोर्ट। सो रेंट से रिलेटेड जितने डिस्प्यूट्स होते हैं, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जितने डिस्प्यूट्स होते हैं, रेंट डिस्प्यूट्स होते हैं, वो सारे एक डीसी को हैंडल करने होते हैं। सो यहाँ पे देखिए लॉ इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू अ ग्रेट डील अगर आपको पहले से लॉ की अंडरस्टैंडिंग हो, तो यू कैन डिसाइड दोज डिस्प्यूट्स इन अ जस्ट एंड क्विक मैनर। ऑल्सो एज एन आईएएस ऑफिसर आपको बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लेने होते हैं एंड बहुत सारे डिफरेंट डिसीजंस लेने होते हैं एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ विल हेल्प यू मेक इक्विटेबल पॉलिसीज एंड डिसीजंस, बिकॉज एज वी नो कि लॉ में आप इक्विटी को समझते हैं, फेयरनेस, जस्टिस। सो दिस हेल्प्स यू in doing your job in a better manner.
सो दीज आर दोज एग्जाम्पल्स जो मैं आपसे कह रही थी. फर्स्ट इज सौम्या शर्मा. इन्होंने ये एक लॉ बैकग्राउंड से ही थी और इन्होंने लॉ ऑप्शनल को ही चूज किया एंड शी स्कोर रैंक 9 इन द 2017 यूपीएससी एग्जामिनेशन. एंड द अनदर एग्जांपल वी हैव इज डॉक्टर नेहा जैन. देखिए इनका लॉ बैकग्राउंड नहीं था, शी इज अ डेंटिस्ट, बट इन्होंने लॉ ऑप्शनल को चूज किया एंड शी स्कोर रैंक 14 इन द सेम ईयर 2017. सो देखिए इट इज नॉट इम्पॉसिबल कि अगर आपको लॉ बैकग्राउंड नहीं है तो आप लॉ ऑप्शनल लेके यूपीएससी को क्रैक नहीं कर सकते. इट इज वेरी मच पॉसिबल एंड शी हैज प्रूव्ड इट. एंड सौम्या शर्मा इज अगेन अ ग्रेट शाइनिंग एग्जांपल वेयर लॉ ऑप्शनल को इन्होंने चूज करके टॉप 10 में रैंक हासिल किया. सो अब बात करते हैं आईपीएस की. अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो लॉ आपको कैसे हेल्प करेगा. देखिए एज एन आईपीएस ऑफिसर यू विल बी लिसनिंग, राइटिंग, ब्रीदिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट लॉ. सो आपका सारा जो वर्क है इट विल बी सराउंडिंग लॉ, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा. आपको आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड मेनी मोर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इन सब की नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि इन्हीं सब से आप डील करेंगे अपनी डेली लाइफ में. सो अगर आपको पहले से लॉ की नॉलेज है यू विल बी एबल टू परफॉर्म योर जॉब इन अ बेटर मैनर इफ यू चूज टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर. नेक्स्ट इज इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आईएफएस. अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पे लॉ आपको कैसे हेल्प करेगा. देखिए यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट में पेपर 1 में ही हम देखेंगे थोड़ी देर में कि वहां पे इंटरनेशनल लॉ एक सब्जेक्ट के तौर पे है. एंड as a foreign service officer you are expected to have a good grasp of international laws because देखिए आप diplomatic dealings करेंगे, different nations के साथ आपकी dealings होंगी. and if you are aware of the international laws, public and private both, again it will help you in doing your job in a better manner. So it will help you make sound diplomatic decisions क्योंकि आपकी जो basic understanding है on the principles of international law it will be very clear and better than other of your colleagues in the job. Now, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस पेपर 1 का. सबसे पहले पेपर 1 में देखिए 3 सब्जेक्ट्स आते हैं. फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड थर्ड इज इंटरनेशनल लॉ. चलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो सब्जेक्ट है जिसको हम जीएस में पॉलिटी कहते हैं. सो ये सब इसमें जितनी भी चीजें यहाँ पे कवर्ड हैं वो हम पहले ही पॉलिटी में पढ़ चुके होते हैं. सो दिस इज अ सब्जेक्ट जिसके बारे में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी आप इसको प्री के लिए और इवन मेंस के लिए जीएस में तैयार करते ही हैं. सो इसमें वही सब जो आप कॉन्सेप्ट पॉलिटी के लिए पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत से, बस आपको यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा फ्रॉम लॉज परस्पेक्टिव, एक लॉ की बुक उठाकर, नॉट फ्रॉम लक्ष्मीकांत. इसमें आपको केसेस वगैरह पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा बट द टॉपिक्स कवर्ड आर प्रीटी मच द सेम जो आप पॉलिटी में कवर करते हैं. सो यहाँ पे आपका थोड़ा वर्कलोड कम हो जाएगा. तो ये इसके अंदर जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो मैंने मेंशन की हैं. देखिए इस पे मैं एक सेपरेट स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं आप कहाँ से कौन से बुक से कर सकते हैं एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. सो फॉर नाउ आई जस्ट वांट यू टू have a brief look of the topics that are covered under constitutional law. The next is administrative law. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखिए बड़ा छोटा सा ही ये सब्जेक्ट है. इसके अंदर ज्यादा टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं, बड़े ही बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसमें जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं और जुडिशरी का क्या रुझान रहा है, जुडिशियल अप्रोच के बारे में, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू एंड ऑम्बड्समैन. सो ये 5 ही टॉपिक्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर कवर हैं. दे आर वेरी इजी and I'll tell you the right book and the right approach to study these topics in my next video. So next is international law. देखिए as I told you कि अगर आप एक IFS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इंटरनेशनल लॉ की आपको नॉलेज बहुत जरूरी है. एंड इंटरनेशनल लॉ के पेपर 1 के इस सब्जेक्ट में they have covered a wide range of topics. So they'll give you a wholesome view on the entire international law. सो ये जो जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं जैसे इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ. म्युनिसिपल लॉ होता है जो एक कंट्री का डोमेस्टिक लॉ है. एंड स्टेट रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल टेररिज्म एंड ट्रिप्स, गैट्स, वर्ल्ड बैंक, इनकी हिस्ट्री एंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स कैसे होता है अगर 2 कंट्रीज के बीच डिस्प्यूट्स जाते हैं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, यूएन के बारे में आप पढ़ेंगे, ट्रीटीज के बारे में आप पढ़ेंगे. सो it covers a whole range of topics which will enhance your knowledge about the international
scenario. So again, this is a very important subject जो पेपर 1 में कवर होता है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू पेपर 2. देखिए पेपर 2 में सबसे पहले आता है लॉ ऑफ क्राइम्स यानी आईपीसी. तो आईपीसी के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे बहुत ही जनरल से टॉपिक्स कवर किए हैं. एंड देखिए इसको आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है जितना हम लॉ में पढ़ते हैं. यहाँ पे देखिए इन्होंने बेसिकली जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनलिटी, मेंस रिया, एक्टर्स रिया, ये बेसिक जो है आईपीसी का उसको लिया है. एंड इन्होंने ज्यादातर ऑफेंसेस इसके अंदर कवर किए हैं सारे. बट लॉ ऑफ क्राइम्स के अंदर इन्होंने दो सेपरेट लॉज भी कवर किए हैं. दैट इज पीसीए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, और उससे रिलेटेड लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स जो भी हुई हैं. एंड दिस इज प्ली बार्गेनिंग जो कि एक सीआरपीसी का छोटा सा टॉपिक है विच इज रिलेटेड टू which is important to have a good understanding of the law of crimes. So ये एक इन्होंने छोटा सा टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किया है, प्ली बार्गेनिंग, which is very easy. एंड इसके लिए मैं आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है वो बताऊंगी कि कहाँ से क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस चीज़ को बेयर एक्ट से पढ़ना है, किसकी बुक्स आपने रेफर करनी है. और तो देखिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और सिविल राइट्स जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है इनको आप बेयर एक्ट से भी पढ़ सकते हैं, बट यू शुड नो द लेटेस्ट जजमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स इन दीज लॉज. Next, we move on to law of torts. The second subject in paper 2 is law of torts. Torts, which is a civil law. So, law of torts के अंदर देखिए हमारे 13 topics हैं जो cover हो रहे हैं, and these are very basic and simple to understand. Cases इसके अंदर हमें थोड़े उन पे ज़्यादा ध्यान देना है. And I'll tell you separately in a video how to write answers अगर questions जो इस topic से पूछे जाते हैं, tort से, crime से, तो उनके answers कैसे लिखने हैं. Once you get a good understanding of these topics, you will be able to write quality answers with sufficient guidance. Next we have is law of contracts and mercantile law. तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ जिसको हम कहते हैं एक तरह से, वो इसमें इंक्लूड किया गया है. अगेन ऑल द बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉज आर कवर्ड. एंड इसके साथ ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसके कुछ प्रोविजंस आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे. पार्टनरशिप जो है, देखो पूरा पार्टनरशिप एक्ट नहीं, बट उसका फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन, सो बहुत ही लिमिटेड सा पार्टनरशिप टॉपिक्स आपको इसमें कवर करने हैं. यहाँ पे एनआई एक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, एनआई एक्ट को इसमें इंक्लूड किया गया मर्केंटाइल में. नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, एंड द लास्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. सो ये देखिए 2-3 एक्ट्स हैं इसके अंदर जो हमें अलग से कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मर्केंटाइल लॉ में पढ़ने पड़ेंगे. पार्टनरशिप देखिए पहले भी मैंने बोला सारा नहीं करना है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप वही read कीजिए. I'll tell you that in our next video, and you'll be good to go for this paper 2 subject. Lastly, we have is contemporary legal developments. देखिए contemporary legal developments में UPSC ने इस ऑप्शनल के सिलेबस में वो टॉपिक्स कवर किए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रिसेंट है, emerging है, and which as a UPSC कैंडिडेट और अगर आप कोई भी ऑफिसर बनना चाहते हैं, यू मस्ट नो अबाउट दीज सब्जेक्ट्स. तो ये टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, which is PIL, public interest litigation, very important again and very simple to understand. Then is IPR के बारे में आपको पता होना चाहिए, intellectual property rights के बारे में. देखिए इनका बेसिक ही हमें कवर करना है. And information technology IT Act, which includes cyber laws. कंपटीशन लॉ, अगेन इसका कंसेप्ट, पर्पस एंड प्रोस्पेक्ट्स क्या है. ADR, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसके अंदर आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, लोक अदालत और ये सब आ जाएगा. एंड नेक्स्ट इज मेजर स्टैट्यूट्स कंसर्निंग एनवायरमेंट लॉ. तो एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस जितनी है हमारी, जिसके अंदर वाटर एक्ट, एयर एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ये सारे हमें मेजर स्टैट्यूट्स जो हैं कवर करने हैं. एंड देन वी हैव RTI एक्ट 2005. तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो भी हमें इसके अंदर देखना पड़ेगा कंटेम्पररी लीगल डेवलपमेंट्स में. एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव इज ट्रायल बाय मीडिया. तो मीडिया ट्रायल जो होता है ये एक टॉपिक अलग से इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है. देखिए इसके अंदर आपको एक जो मीडिया लॉ है वो नहीं पढ़ना है, बल्कि बहुत ही बेसिक ट्रायल बाय मीडिया जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने समझना है. एंड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जनरली आते हैं वो करंट जो टॉपिक्स न्यूज में रहे होते हैं, इन मुद्दों से रिलेटेड, उन्हीं पे यूपीएससी सवाल पूछना पसंद करती है. लेकिन एज आई टोल्ड यू, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस टॉपिक में से आपको कितना पढ़ना है, स्टडी मटेरियल कहाँ से उठाना है, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड एंड हाउ टू write their answers. So this is all for now, and I end my video with the motivational quote: arise, awake, and rest not till your goal is achieved. So this is a quote by Swami Vivekananda which I love, and it inspires me every time. It motivates my spirits
सो आई होप इस वीडियो को देख के आपके जितने भी डाउट्स और हेजिटेशन है वो क्लियर होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक एंड शेयर अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और सब्सक्राइब कीजिए न्याय अकेडमी के चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।